Hello everyone. Now we will proceed with our next topic, that is foreign trade under the British rule. In our last lecture we understood that what was the condition of industrial sector on the eve of independence, and now what is the condition of foreign trade या what was the condition of foreign trade under the British rule. तो देखिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम प्रायर टू ब्रिटिश रूल की बात करें, किसकी बात करें, प्रायर टू ब्रिटिश रूल, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रायर टू ब्रिटिश रूल जो है वो फॉरेन ट्रेड जो है वो कैसा था. तो देखिए इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंट इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड. जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की तरह, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की तरह क्या था, वर्ल्ड वाइड फेमस था. क्लियर. लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ब्रॉट एन एंड टू इट. ब्रिटिशर्स की वजह से इसका भी क्या हो गया, एंड हो गया. ठीक है. देखो प्रायर टू ब्रिटिश रूल क्या था, इंडिया वॉज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. इंडिया जो है फिनिश गुड्स का एक वेल नोन एक्सपोर्टर्स था. और इसमें क्या था, इन फिनिश गुड्स में क्या आता था, इनमें आता था हमारे पास फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया जो है क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था. ठीक है. बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. फर्स्ट पॉइंट इज, अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे प्रायर टू ब्रिटिश रूल. तो प्रायर टू ब्रिटिश रूल मैंने आपको बताया जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था. हमारे यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट्स की मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में एज वेल एज फॉरेन मार्केट में क्या थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी. बट ब्रिटिशर्स ब्रॉट एन एंड टू इट. ब्रिटिशर्स की वजह से इसका भी क्या हो गया, एंड हो गया. और कैसे हुआ, देखिए दे कन्वर्टेड इंडिया इनटू नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. इंपोर्टर्स ऑफ द फिनिश गुड्स. तो अभी बोलोगे, अभी भी तो हमने यही डिस्कस किया कि प्रायर टू ब्रिटिश रूल भी इंडिया क्या था, जो है एक्सपोर्ट करता था क्या, फिनिश गुड्स. लेकिन देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करते थे और अभी हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो क्या हुआ, ऑन टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. ठीक है. एंड ऑन द अदर हैंड इट बिकम्स द नेट इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री. जिनको कि कौन प्रोड्यूस कर रहा था, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही थी. ठीक है. तो अगर हम कंपोजिशन चेक करें, देखिए दो टर्म होती है, एक हमारे पास होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड और एक होता है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड. तो जब हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी कंट्रीज थी जिनके साथ इंडिया जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या था, इन्वॉल्व था. और जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन का मतलब होता है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन्वॉल्व इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज के उन टाइप्स की बात कर रहे हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या है, इन्वॉल्व है. क्लियर. तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो डायरेक्शन है, यानी कि लगभग बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ हम क्या करते थे, फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व थे. और ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है, कंपोजिशन में बहुत सारे ऐसे गुड्स इन्वॉल्व थे जिसको हम क्या करते थे, हम उनको एक्सपोर्ट करते थे. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वुडन गुड्स हो गया, आइवरी वर्क हो गया, प्रेशियस स्टोन हो गए, सिल्क हो गया, टेक्सटाइल हो गया, आयरन हो गया. क्लियर. लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब वो यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया कि रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाने लगे और ब्रिटेन में फिनिश गुड्स बना के उनको यहाँ क्या करने लगे, बेचने लगे. क्लियर. सेकेंड वन इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड.
अब सबसे पहले इसका मतलब आना चाहिए, मोनोपोली का मतलब क्या है। देखिए ये दो वर्ड से मिलके बना है, मोनो प्लस पोली। मोनो की अगर हम बात करें तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, और पॉली की अगर हम बात करें तो पॉली का मतलब होता है कंट्रोल। तो अगर मैं मोनोपोली की बात करती हूँ मतलब किसी सिंगल का कंट्रोल होना, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे जो मोनोपोली इस्टेब्लिश हो गई थी वो किसकी इस्टेब्लिश हो गई थी, ब्रिटिशर्स की। ठीक है, कैसे, देखिए जो मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड जो था, ठीक है, इंडिया का मोर देन 50% जो ट्रेड था दैट वाज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना, वो केवल किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ। जबकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले मैंने बताया कि डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे कि लगभग सारे देशों के साथ, ठीक है, हम क्या करते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद 50% से ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड है वो केवल किसके साथ होने लगा, ब्रिटेन के साथ होने लगा। और वो फॉरेन ट्रेड भी कैसा होने लगा, उसमें भी जो कंपोजिशन थी वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। केवल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और जो फिनिश गुड्स हैं वो क्या होते थे, इंपोर्ट होते थे, और वो भी केवल कहाँ से, ब्रिटेन से। केवल कहाँ से, ब्रिटेन से। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे जो मोनोपोली है वो किसकी क्रिएट हो गई थी, ब्रिटिशर्स की क्रिएट हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज सरप्लस ट्रेड। ठीक है, अब सरप्लस ट्रेड, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई सरप्लस ट्रेड था। सरप्लस ट्रेड का मतलब होता है कि जब किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट का लेवल उसके इंपोर्ट से क्या हो, ज़्यादा हो, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, फेवरेबल सिचुएशन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, फेवरेबल कंडीशन या सिचुएशन। ठीक है, कोई भी कंट्री जो है वो इस सिचुएशन को अचीव करना चाहती है। सब कंट्रीज़ ये चाहती है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से क्या रहे, ज़्यादा रहे। तो देखिए जब तक इतनी सी बात है सरप्लस ट्रेड, तब तक तो ठीक है। लेकिन अभी हम इसके आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। ट्रेड सरप्लस था, बट इस सरप्लस ट्रेड का जो बेनिफिट है, बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो केवल किसको मिल रहा था, ब्रिटिशर्स को। किसको मिल रहा था, ब्रिटिशर्स। यानी कि यहाँ से जो भी प्रॉफिट हो रहा था उसको ब्रिटिशर्स अपने लिए खर्च कर रहे थे, उस प्रॉफिट को अपने ऊपर खर्च कर रहे थे। किस चीज़ में, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, ठीक है ना, जो प्रशासनिक खर्चे होते हैं सरकार को चलाने के, तो वो कहाँ से रिकवर कर रहे थे, वो सभी सरप्लस ट्रेड से ले रहे थे। ठीक है, दूसरा, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फोर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर किसी वॉर में इन्वॉल्व होती थी, वहाँ पे जो भी तरह के एक्सपेंसेस होते थे, जिस भी तरह के, उन सबको ब्रिटिशर्स कहाँ से रिकवर कर रहे थे, इस सरप्लस ट्रेड से रिकवर कर रहे थे। ठीक है, तो हुआ क्या एट लास्ट कि जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव और जो इनके वॉर एक्सपेंसेस थे, इनकी वजह से ये हुआ कि जो इंडिया की जो वेल्थ थी वो इंडिया से क्या हो गई, चली गई। ठीक है, वो सारी अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे और किसको बेनिफिट पहुंचा रहे थे, ब्रिटेन को पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी हमने देखा पॉजिटिव साइन है। भाई इससे बड़ा पॉजिटिव साइन क्या होगा कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी हमारा जो ट्रेड है दैट वाज सरप्लस। लेकिन इस सरप्लस ट्रेड का इंडिया के लिए या इंडियंस के लिए किसी भी तरह से कोई यूज़ नहीं किया जा रहा था। This surplus trade was giving benefit only to the Britishers. ब्रिटिशर्स को ही बेनिफिट मिल रहा था इसका, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए या वॉर एक्सपेंसेस के लिए ब्रिटिशर्स को जो भी पैसा चाहिए था वो सब वो यहीं से निकाल रहे थे। क्लियर है, तो अब जो ये पॉइंट्स हैं इनके बेसिस पे हम एक छोटी सी बात कह सकते हैं ब्रीफ में। हम ये बोल सकते हैं कि इन ब्रीफ जो फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, वो भी कैसी कंडीशन शो कर रहा है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है बैकवर्डनेस की। किसकी शो कर रहा है, बैकवर्डनेस। एल्दो ट्रेड वो सरप्लस, बट मैंने आपको बताया इसको हम पॉजिटिविटी में या इसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई जो बैकवर्डनेस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी थी, और फॉरेन ट्रेड में भी क्या है, बैकवर्डनेस। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।